मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। मध्यकालीन इतिहास लेखन में सर्वाधिक वैविध्य और विवाद दृष्टिगत होता है। आज एक बहुत ही लंबे अरसे से मुस्लिम भारत नाम तक 7 शताब्दियों से अधिक के हमारे मध्यकालीन इतिहास के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इस तरह की भ्रांति उत्पन्न करने में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का विभाजन कर उसका नाम हिंदू काल, मुस्लिम काल दिया। इसके साथ ही सांप्रदायिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। हमारे इतिहास के मध्यकाल के चरित्र का जो इस प्रकार सांप्रदायिक निरूपण किया जाता है, उसके पीछे निहित तर्क यह तथ्य रहा है कि 11वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी से आगे भारत में नए शासकों का धर्म इस्लाम था। शासकों के जीवन या शासक परिवार या ज़्यादा से ज़्यादा शासक वर्ग के इतिहास को भारत के इतिहास का पर्याय स्वीकार कर लिया गया तथा शासक के निजी धर्म को निर्णायक उपादान मान लिया गया। इस तरह हमारे सामने मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में जो कुछ पेश किया गया है वह वस्तुतः इतिहास का हिस्सा भर है और जिसे निर्णायक उपादान माना गया वह बहुत बिल्कुल अहमपूर्ण है। असल में इतिहास में हमें जिस चीज़ का अध्ययन करना चाहिए वह है काल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक समाज के विकास की मंजिल, समाज की उत्पादन प्रणाली में आने वाले परिवर्तन और उससे उत्पन्न सामाजिक संगठन आदि। ऐसा अध्ययन अतीत के संपूर्ण इतिहास का अध्ययन होगा। वास्तव में शासक का निजी धर्म जो अनावश्यक हो जाएगा। अंततः इतिहास मानव विकास की एक अनादि एवं अनंत धारा। उस अनादि और अनंत धारा को युगों में विभाजित करना स्वाभाविक ही नहीं, दुष्कर भी है। अध्ययन की सुविधा की वजह से इतिहास को युगों या कालों में विभाजित करना हमारी बौद्धिक विविधता है, हमारी बौद्धिक व्यवस्था है। इस तरह का विभाजन अन्य देशों के इतिहास में भी दृष्टिगत होता है। लगभग हर देश के इतिहास में किसी न किसी समय कुछ विशेष परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप मध्य युग का अस्तित्व रहा। उदाहरण के लिए यूरोपीय इतिहास में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन से कुस्तुनतुनिया के पतन तक के इतिहास को मध्य युग का काल माना जाता है। अंततः भारतीय इतिहास का इस प्रकार का विभाजन भी स्वाभाविक है, परंतु यह मुख्य आपत्ति यह है कि इस प्रकार विभाजन का मानदंड क्या हो। कोई राजनीतिक घटना या सैनिक आक्रमण अथवा कुछ विशिष्ट आर्थिक सामाजिक प्रवृत्तियां। जाहिर है कि शासक राजवंशों का इतिहास लिखने वाले लेखक राजनीतिक घटना को ही मानदंड स्वीकार करेंगे। वस्तुतः समकालीन स्रोत सामग्रियों की बहुलता एवं विविधता को देखते हुए राजनीतिक एवं राजवंश का इतिहास लिखना अपेक्षाकृत सुगम भी था। समकालीन इतिहासकारों की कृतियों का विषय भी प्रायः एकांततः राजदरबार का इतिहास ही है। इसके उदाहरण में जियाउद्दीन बरनी का तारीख फिरोज शाही, अबुल फजल का अकबरनामा आदि इस तरह ब्रिटिश इतिहासकार ने भारतीय मध्य युग को तुर्क आक्रमण तथाकथित मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ आरंभ करने और उस समय की घटनाओं से जोड़ने की कोशिश की है। इस तरह प्रकारांतर में सांप्रदायिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहन दिया। इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के उद्भव से हुई। 20वीं सदी के तीसरे, चौथे, 5वें दशक में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने पूरी
ईमानदारी के साथ सांप्रदायिकों की चुनौती का मुकाबला करने की कोशिश की। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने आशय उन इतिहासकारों से हैं जिनका यह विश्वास था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तस्वीर निरी सांप्रदायिक संघर्ष की नहीं, बल्कि गौरवमय सांप्रदायिक मेलजोल की तस्वीर है। परंतु बदकिस्मती से उन्होंने अपने विरोधी से उसी की जमीन पर लड़ने की ठानी, अर्थात सांप्रदायिकों की तरह वे भी समूचे समाज और इसके गतिशास्त्र का अध्ययन करने के लिए राज दरबार से बाहर नहीं बढ़े। दूसरे जहां सांप्रदायिक इतिहासकार प्रतिकूल साक्ष्य को नजरअंदाज कर देते थे या जानबूझकर छोड़ देते थे, वहाँ राष्ट्रवादियों ने भी वही किया, हालांकि बिल्कुल ही विपरीत और निश्चित ही बेहतर उद्देश्य से। इस तरह सांप्रदायिक एवं राष्ट्रवादी इतिहासकारों का दृष्टिकोण बुनियादी तौर पर एक ही था। एक मंजिल पर पहुंचकर इसका नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रवादियों को सांप्रदायिकों के समक्ष नत होना पड़ा। इसकी एक मिसाल पेश है। अभी हाल ही तक मध्यकालीन भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु व्यक्तिगत रूप से शासक लोग होते थे और यह समझा जाता था कि शासनकाल की सारी ऐतिहासिक घटनाएं इसकी इच्छा या स्वभाव का परिणाम होती थी। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी प्रसार उसके महत्वाकांक्षी स्वभाव का नतीजा था, या मोहम्मद बिन तुगलक की पागलपन से भरी योजनाएं उसके स्वभाव में अंतर्विरोधी गुणों के असंतुलित मिश्रण का परिणाम थे। उसी तरह अकबर उदार धार्मिक नीति पर चलता था, क्योंकि वह प्रकृति से उदार था। सांप्रदायिक और राष्ट्रवादियों दोनों ने ही मध्यकालीन भारत के इतिहास की व्याख्या इसी तरह की थी। अगर एक बार कोई यह स्वीकार कर लेता है कि अकबर की उदार धार्मिक नीति स्वयं उसके उदार दृष्टिकोण का प्रतिफलन थी, तो मिसाल के तौर पर यह निष्कर्ष भी अनिवार्य हो जाता है कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति उसकी कट्टर प्रकृति का परिणाम थी। इस तरह नीतियों संबंधी चर्चा में उदारता और कट्टरता संबंधी धारणाओं का प्रवेश हो जाता है, जबकि वे महज उस शासक की उदार या कट्टर प्रकृति मात्र का नतीजा न होकर ठोस राजनीतिक परिस्थितियों की बाध्यताओं का और हर अलग अलग प्रसंग के पीछे क्रियाशील गुटों और तबकों की पंक्तिबद्धताओं के संतुलन का नतीजा होती है। इस तरह साम्राज्यवादी इतिहास लेखन एवं राष्ट्रवादी दोनों की अपनी सीमा रही है। तत्पश्चात मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उद्भव हुआ। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। प्रोफेसर R.S. शर्मा ने प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के मध्य सीमा रेखा के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक इतिहास एवं सामाजिक धार्मिक विकास की प्रक्रिया को पहचानने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने सामंतवादी उत्पादन व्यवस्था फ्यूडरल मोड ऑफ प्रोडक्शन को एक वैचारिक मानदंड के रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर D.D. कोसाम्बी और प्रोफेसर R.S. शर्मा जैसे विद्वानों ने तो एशियाई उत्पादन व्यवस्था एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन संबंधी मार्क्स की विचारधारा का खंडन किया। इस विचार के अनुसार प्रारंभिक भारतीय समाज में परिवर्तन विषय कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं थी। वास्तव मार्क्स ने भारतीय परिस्थितियों का अवलोकन किया एवं 1853 में न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव के विषय में 2 निबंधों का प्रकाशन किया है। मार्क्स के अनुसार भारत में खेती की परिस्थितियां भूमि पर निजी स्वामित्व कायम होने के अनुकूल नहीं थी। इसी कारण यहाँ खास तरह की एशियाई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जो नीचे गांवों के स्तर पर
स्तर पर यह आदिम साम्यवाद के अवशेषों को अपने साथ लिए हुए थी और ऊपर केंद्रीय शासन की निरंकुशता थी, जिसका काम युद्ध और लूटपाट के साथ सिंचाई एवं और सार्वजनिक निर्माण के कार्यों का प्रबंधन करना था। इस तरह मार्क्स ने भारत में सामंतवाद की स्थिति को अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर डी डी कौशाम्बी और प्रोफेसर आर एस शर्मा ने इस मत का खंडन किया। रामशरण शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतीय सामंतवाद में भारत में सामंतवाद का उद्भव एवं विकास ब्राह्मणों को दिए गए उन भूमि अनुदानों को मानते हैं जिसकी प्रक्रिया पहली सदी ईस्वी में शुरू हो गई थी। कुछ अन्य भारतीय इतिहासकारों ने भी भारतीय सामंतवाद जैसे विषय में गहरी दिलचस्पी दिखाई। इन इतिहासकारों में लल्लन जी गोपाल, बी एन एस यादव, तपन राय चौधरी, डी एन झा और सतीश चंद्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तुर्कों के आगमन के बाद होने वाले परिवर्तनों पर दृष्टि डालते हुए प्रोफेसर नूरुल हसन का कहना है कि यद्यपि देश में कुछ मामलों में परिवर्तन प्रकट हुए हैं, फिर भी तुर्क शासकों के काल में भी पुराना सामंतवादी समाज भी ही बना रहा है। प्रोफेसर नूरुल हसन ने ऐसी परिस्थितियों में सामंतवाद की एक संशोधित परिभाषा प्रस्तुत की है जो मध्यकालीन समाज में विद्यमान थी। दूसरी तरफ मोहम्मद हबीब ने भारत में तुर्क शासन की स्थापना के परिणाम को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति का नाम दिया। इसके अनुसार क्रांति के बाद के नए काल में एक नया शासक वर्ग आया। जाति व्यवस्था की अनम्रता ने शिल्पकारों को मुक्ति मिली, साथ ही ग्रामीण क्रांति के परिणाम स्वरूप किसानों को ग्रामीण सामंतों एवं बिचौलियों से मुक्ति मिली। परंतु मोहम्मद हबीब की इस अतिवादी अवधारणा की अपेक्षाकृत अधिक समकालीन और रचनात्मक आलोचना इरफान हबीब ने की और यहाँ एक तरफ उन्होंने नए तुर्क राज्य के दीर्घकालिक परिणामों, केंद्रीकरण में वृद्धि, शहरी केंद्रों के विकास और शहरी रोजगार में वृद्धि तथा ग्रामीण अधिशेषी भागीदारी की व्यवस्था में परिवर्तन आदि में से संबंधित मोहम्मद हबीब के विचारों से सहमति व्यक्त की। वहाँ उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्रांति से संबंधित आधारभूत संकल्पनाओं को स्वीकार कर दिया। वास्तव मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आर्थिक और सामाजिक इतिहास का औपचारिक रूप से अध्ययन W.H. मोरलैंड और के.एम. अशराफ के लेखन से आरंभ होता है। मोरलैंड ने 1920 में लिखित अपनी पुस्तक इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर एन इकोनॉमिक स्टडी के क्रमबद्ध रूप से मध्यकालीन भारत के आर्थिक और सामाजिक अध्ययन का आधार तैयार किया, परंतु उसकी दृष्टि ब्रिटिश पक्षधर ही बनी रही। उसने राष्ट्रवादियों के इस आरोप का खंडन किया कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जनता की स्थिति में गिरावट आई। दूसरी तरफ ब्रजनारायण ने अपनी कृति इंडियन इकोनॉमिक लाइफ पास्ट एंड प्रेजेंट में मोरलैंड के लेखन के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिर 1920 ईस्वी से 1947 तक भारतीय इतिहासकार मुख्यतः राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास के अध्ययन पर ही केंद्रित रहे। मुख्यतः 1956 के पश्चात सामाजिक इतिहास के अध्ययन का आधार अधिक व्यापक हुआ। अंततः मध्यकालीन शासक वर्ग के क्रमबद्ध अध्ययन पर बल दिया जाना एक मुख्य प्रवृत्ति के रूप में देखा गया है। विशेषकर जमींदार एवं कुलीन वर्ग की भूमिका, उनके पारस्परिक संबंध और राज्य में उनकी विशिष्ट भूमिका आदि इसके अध्ययन पर विशेष बल दिया जाने लगा। कुलीन वर्ग की स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन सतीश चंद्र ने अपनी कृति पार्ट्स एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट 1707 से 1740 में प्रस्तुत किया है। इस विषय पर एक आधिकारिक कृति है 1963 में लिखित इरफान हबीब का एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। प्रोफेसर नूरुल हसन ने भी अपने इस निबंध
अपने एक निबंध द पोजीशन ऑफ जमींदार इन मुगल एम्पायर में जमींदारों के विभिन्न स्तरों को की स्थिति एवं उनकी भूमिका की व्याख्या प्रस्तुत की। एम अतहर अली ने औरंगजेब के अंतर्गत मुगल कुलीन वर्ग के संगठन एवं संरचना के अध्ययन के लिए पहली बार सांख्यिकी दृष्टिकोण स्टैटिस्टिकल अप्रोच को अपनाया है। जब 19वीं और 20वीं सदी के मध्य वर्ग का उद्भव हुआ तथा इस वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी तो स्वाभाविक रूप से इतिहासकारों की दृष्टि इस वर्ग की ओर गई और मध्यकालीन भारत में इस वर्ग की खोज होने लगी। बीबी मित्रा तथा ताराचंद्र ने इस दिशा में प्रयास किया, परंतु इन दोनों ने भी मोरलैंड की तरह इसी निष्कर्ष को ही स्वीकार किया कि मध्यकाल में मध्यवर्ग का अस्तित्व नहीं था। इस विषय पर वर्तमान दृष्टिकोण दूसरी दिशा में अग्रसर है। इसी से संबंध एक दूसरा प्रश्न है कि क्या यूरोप की तर्ज पर मुगल कालीन भारत में पूंजीवाद के विकास की संभावनाएं थीं। इस विषय में मोरलैंड का मानना है कि बिना ब्रिटिश हस्तक्षेप के मध्यकालीन भारत में पूंजीवादी विकास की न्यूनतम संभावनाएं थी। इरफान हबीब एवं मॉरिस ने भी मोरलैंड के इस मत को स्वीकार किया। दूसरी तरफ सोवियत इतिहासकार पावलोव द्वारा सिचेरोव का मानना है कि सामंतवादी पद्धति में 18वीं सदी तक एक प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो गया था। यह पद्धति टूटने के बिंदु तक पहुंच चुकी थी। अंततः इसी स्थिति में एक देशी पूंजीवाद के उदय की संभावना निहित थी। फिर भी कुछ इतिहासकार इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि मध्यकालीन भारत में भूमि की अधिकता के कारण इस प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ। अंततः अब पूंजीवाद के विकास की संभावनाओं की खोज संपूर्ण भारत के संदर्भ में न कर क्षेत्रीय स्तर पर की जा रही है। इस तरह हम देखते हैं कि मध्यकालीन इतिहास लेखन की दृष्टि राजवंश के इतिहास से हटकर आर्थिक सामाजिक ढांचा के अध्ययन की ओर अग्रसर हुई है। इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक इतिहास का महत्व कम हो गया तथा आर्थिक सामाजिक इतिहास का महत्व बढ़ता चला गया। सल्तनत काल के अध्ययन स्रोत के रूप में फारसी साहित्य एवं मध्यकाल के अध्ययन स्रोत के रूप में मुख्यतः हम अभिलेखों पर निर्भर थे, क्योंकि इस काल में पूर्व मध्यकाल में अध्ययन के स्रोत के रूप में मुख्यतः हम अभिलेखों पर निर्भर थे, क्योंकि उस काल में उस प्रकार की रचनाएं उपलब्ध नहीं थी जिसे हम विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकें। इसका एकमात्र अपवाद कल्लड़ की राजतरंगिणी है, किंतु सल्तनत काल में अनेक ऐसे ग्रंथ की रचना हुई है जिन्हें हम विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ कह सकते हैं। ये फारसी में रचे गए और तथा इनके लेखन का काम दरबारी लेखकों के द्वारा किया गया। इन लेखों को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इस प्रकार के फारसी ग्रंथों में को तवारीख कहा गया है। अब चूंकि प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के पश्चात ही इस प्रकार के ग्रंथों की रचना को प्रोत्साहन क्यों मिला, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है। वस्तुतः निम्नलिखित कारकों ने इस प्रकार के इतिहास लेखन को प्रेरित किया है। एक तरह से अगर देखा जाए तो स्वयं कुरान ही ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण से भरा पड़ा है। इस्लामी परंपरा में पैगंबर तथा खलीफाओं से जुड़ी हुई घटनाओं के संकलन को एक पवित्र कृत माना गया।
इस्लाम इस्लाम बिजेंटियन सभ्यता तथा ससानियन ईरानी सभ्यता के संपर्क में आया तथा उसकी बौद्धिक परंपरा से भी प्रेरणा ली। 8वीं सदी में बगदाद में कागज़ का प्रचलन आरंभ हो गया। इससे लेखन कार्य को प्रोत्साहन मिला। फिरांगे इस्लाम की सेना ने ईरान को जीत लिया। इसके परिणाम स्वरूप अरबी भाषा के समानांतर फारसी भाषा का महत्व बढ़ गया, क्योंकि विश्व के प्रथम सुल्तान मोहम्मद गजनी के अंतर्गत ईरान में फारसी भाषा साहित्य का पुनर्जागरण हुआ। जब फारसी के प्रमुख लेखन फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। आगे सल्तनत काल में सुल्तानों ने भी फारसी भाषा को राजकीय भाषा बनाया है। अब सुल्तानों के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के लेखन को भी पवित्र कार्य माना गया है। उपयुक्त कारणों से सल्तनत काल में अनेक ऐसे ग्रंथ की रचना हुई है जिन्हें हम विशुद्ध ऐतिहासिक कृति के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना के तुरंत बाद ऐबक के अधीन हसन निजामी नामक विद्वान ने ताज उल नासिर नामक पुस्तक की रचना की। उसकी आगे की कड़ी मिन्हाज उस सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासिरी थी तथा उसके पूरक के रूप में बरनी की तारीख फिरोज शाही तथा इसकी अगली कड़ी शम्स ए सिराज की तारीख फिरोज शाही थी। योगदान में इन ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से सल्तनत काल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चित्र उपस्थित हो जाता है तथा इस प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के विषय में विस्तार से सूचना प्राप्त होती है। ऐसा पूर्व काल में संभव नहीं दिखता। सीमाएं क्या हैं? बने बनाए ऐतिहासिक ग्रंथों की अपनी सीमाएं थी। जैसा कि पीटर हार्की नामक विद्वान कहता है कि इस प्रकार के ग्रंथों में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव दिखता है तथा लेखक का निजी पूर्वाग्रह उभर कर आता है। इसी प्रकार ईएचकार का मानना है कि इस प्रकार के ग्रंथों के उपयोग करने से इन ग्रंथों के लेखकों का विषय में जानना आवश्यक है। मलफूजात को मलफुज ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूफी संतों पीर तथा शेखों के उपदेश संकलित हैं। 13वीं सदी में इन संतों की वाणी को संकलित किया गया तथा उन्हें अन्य संतों एवं उनके अनुयायियों द्वारा स्वीकृति मिली है। उत्तर भारत में मलफूजात ग्रंथ 13वीं सदी के लोकप्रिय साहित्य का प्रतिनिधित्व करते थे तथा इसका व्यापक महत्व था। इन मलफूजात ग्रंथों में फवाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह एक लेखक हसन सिज्जी देहलवी के द्वारा लिखी गई है। वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। एक विद्वान कार्ल अर्नस्ट का मानना है कि इस ग्रंथ के धार्मिक महत्व की तुलना में अध्ययन के स्रोत के रूप में इसका अधिक महत्व है, क्योंकि यह दरबारी लेखकों के वंश आधारित इतिहास का एक विकल्प प्रस्तुत करता है। वस्तु सामाजिक इतिहास से जो दरबारी लेखकों के लेखन में अनुपस्थित हैं, मलफूजात ग्रंथों से प्राप्त मध्यकालीन समाज, लोकप्रिय संस्कृति तथा जनसामान्य के व्यवहार एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है। आगे इस मलफूजात परंपरा को हमीद कलंदर ने आगे बढ़ाया, जिससे खैर उल मजलिस नामक ग्रंथों में एक दूसरी सूफी संत नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली की वार्ताओं का संकलन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार मलफूजात ग्रंथ के नायक तवारिख जैसे ग्रंथों से नायक से अलग है। मलफूजात के नायक महान सूफी संत हैं तथा ये ग्रंथ सुल्तान और दरबारी संस्कृति से कोसों दूर हैं।
आधुनिक युग के कुछ इतिहासकार, शोधशास्त्री रिचर्ड बुलेट, साइमन डिग्बी, कार्ल अर्नस्ट आदि ने दरबारी तवारीख की जगह मलफूजात को अध्ययन स्रोत का आधार बनाया है। प्रश्न के मिनहाजुस सिराज बरनी तथा शम्स-ए सिराज अफीफ दिल्ली सल्तनत के विकास की 3 विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाते हैं, यथा बाल्यकाल, यौवनारंभ, जीर्ण शीर्ण बुढ़ापा। भारत में दिल्ली सल्तनत के पूर्व शायद ही किसी दूसरे साम्राज्य के बनने टूटने का इतना सजीव और क्रमबद्ध चित्र प्रस्तुत होता है जैसा कि दिल्ली सल्तनत का प्राप्त हुआ है। इसका कारण था कि इस काल में फारसी इतिहास लेखन का एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में स्थापित होना। फिर इस काल में सुल्तानों के द्वारा बड़ी संख्या में विद्वानों को संरक्षण दिया गया। इससे बौद्धिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। इसी संरक्षित विद्वानों में एक महत्वपूर्ण विद्वान था मिनहाजुस सिराज। वह इल्तुतमिश और उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करता रहा। वास्तव उस काल में सुल्तानों के 3 क्षेत्रों में विद्वानों के सहयोग की जरूरत होती थी, यथा शिक्षा, धार्मिक प्रचार तथा न्याय। मिनहाजुस सिराज उपयुक्त तीनों क्षेत्रों में सक्रिय रहा था। फिर उसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तबकात-ए नासिरी नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ आदम की कथा से आरंभ होकर नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के 14 वर्ष के काल को समेटता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार इल्तुतमिश के अधीन दिल्ली सल्तनत का संगठन हुआ था। फिर इस ग्रंथ के अंत में वह 25 अमीरों की जीवनी प्रस्तुत करता है, जिसकी पहचान इल्तुतमिश के तुर्क चहलगामी के सदस्य के रूप में हुई है। बरनी का लेखन तबकात-ए नासिरी की अगली कड़ी है। बरनी ने तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ में बलबन के काल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के आरंभिक 6 वर्षों के इतिहास पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार बरनी दिल्ली सल्तनत के यौवनारंभ का साक्षात्कारता बन जाता है। और यह दूसरी बात है कि वह इस युवा सल्तनत में परवरिश से असंतुष्ट है, क्योंकि सल्तनत काल का संचालन शरीयत के नियमों से हटकर हो रहा था। बरनी ने दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी महत्वपूर्ण सुल्तानों के विषय के रूप में लिखा है। उसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के काल का विवरण दिया है, हालांकि वह तिथियों के विषय में कुछ अस्पष्ट है। बरनी के तारीख फिरोजशाही की घटनाओं को आगे बढ़ाती है। शम्स सिराज आफीफ की तारीख फिरोजशाही वह बरनी के द्वारा लिखित इतिहास के अगले 50 वर्षों के काल पर प्रकाश डालता है, किंतु इस संदर्भ में वह दिल्ली सल्तनत के बुढ़ापे तथा एवं बिखराव का साक्षी बन गया है। अफीफ 1398 में के तैमूर आक्रमण पर भी आंसू बहाता है। हालांकि वह अपने दृष्टिकोण में आशावादी रहा था तथा शास्त्रों की उपलब्धियों पर ही विशेष रूप से केंद्रित करने का प्रयास किया था, किंतु बिखराव और विघटन से आगे चुराना संभव नहीं था। इस प्रकार 3 लेखकों के द्वारा हम सल्तनत के संपूर्ण जीवन का अवलोकन करते हैं। यह अवलोकन इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि लेखन और भोक्ता दोनों एक हैं, अर्थात लिखने वाला कोई दूसरा नहीं, उसी तुर्की शासक वर्ग का अंग है। इतिहासकार के रूप में कल्हड़ एक इतिहास लेखन के रूप में कल्हड़ ने इस अवधारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया कि पश्चिम भारत के लोगों में पर्याप्त ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव है। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी को प्राचीन भारतीय साहित्य में
शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास के विषय में सभी उपलब्ध सामग्री का संग्रह करके 1149 से 1150 में इस ग्रंथ की रचना की। उसने इसके लेखन में यथासंभव सावधानी बरती है। उसने कश्मीर के शासकों के लिखित आदेशों और प्राचीन शासकों के जीवन चरित्र का अध्ययन करके यथासंभव सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। कश्मीर में इतिहास लेखन की एक लंबी परंपरा रही है। कल्हड़ ने यह उल्लेखित किया है कि उसने राजतरंगी से पूर्व शासकों की वंशावलियों से संबंधित 11 ग्रंथों का अध्ययन किया था। कल्हड़ ने 1148 ईस्वी में इस ग्रंथ पर काम प्रारंभ किया तथा इसे एक वर्ष में पूरा कर दिया। जैसा कि नाम से विदित होता है कि यह कश्मीर के शासकों की अनुक्रमिका है, परंतु कल्हड़ इन शासकों के संबंध में विवरण के क्रम में समकालीन घटनाओं तथा जीवन की ओर भी दृष्टिपात करता है। फिर भी सातवीं सदी से पूर्व के कश्मीर के इतिहास से संबंध उनका वर्णन पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है। इस ग्रंथ का आरंभिक भाग अर्ध पौराणिक कथा की तरह है, परंतु 7वीं शताब्दी ईस्वी के बाद के कश्मीर के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन करने में कल्हड़ ने पर्याप्त सतर्कता बरती है। उसने सभी शासकों के गुण दोषों का निष्पक्ष विश्लेषण किया है। आगे कल्हड़ की राजतरंगी की परंपरा को जोनराज श्रीवर, प्रज्ञा भट्ट और सुक जैसे लेखकों ने भी अपनाया है। प्रश्न है कि जैनुल आबिदीन के शासनकाल में योगराज के वृत्तांत का मूल्यांकन कीजिए। जोनराज संस्कृत के विद्वान, टीकाकार एवं इतिहासकार थे। वह कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीनी के दरबारी पंडित भी थे। जोनराज ने जैनुल आबिदीनी के दरबार में यह कर कई ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी। उदाहरण के लिए भारवी के महाकाव्य किरातार्जुनीयम, महाकवि मंख विरचित श्रीकंठ चरितम पर टीकाएँ लिखी। वहीं महाकवि जयानकृत पृथ्वीराज विजय पर विद्वतापूर्ण टीका लिखी। इन टीकाओं के लेखन से प्रभावित होकर कश्मीर के न्यायालयों के निरीक्षक सेठ सिर भट्ट ने जोनराज के कल्हड़ की राजतरंगी को पूर्ण करने की आज्ञा दी। वस्तुतः कल्हड़ अपनी राजतरंगी में कश्मीर का इतिहास 1149 से 1150 ईस्वी तक ही लिख सका है। आगे 1459 तक का कश्मीर का इतिहास जोनराज ने लिखा, जो द्वितीय राजतरंगी के नाम से प्रसिद्ध है। जोनराज ने कल्हड़ से मिलती जुलती शैली में ही टीका और इतिहास लेखन का प्रयास किया। इस क्रम में उनके घटनाओं के वर्णन में यथार्थता को बनाए रखने का प्रयास किया। उसने सिकंदर शाह और उसके ही उत्पीड़क मंत्री सुहा भट्ट के धर्मार्थ कृत्यों का निष्पक्ष वर्णन किया। उसके द्वारा किया गया कश्मीर का भौगोलिक वर्णन सही है। साथ ही उसके प्रत्येक राजा के अभिषेक और मृत्यु की सही तिथियां भी दी हैं, किंतु चरित्र निरूपण में वस्तुपरकता और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। जैनुल आबिदीनी का विशेष कृपा पात्र रहने के कारण सुल्तान आबिदीन के व्यक्तिगत गुणों का अतिरंजित वर्णन और उसकी कमियों के बारे में चुप्पी उसके लेखन की बड़ी सीमा है। इसी प्रकार अलग अलग शासकों के समय भी विभिन्न घटनाओं का कोई तिथि क्रम न देना भी उसके लेखन को कमजोर बनाती है। किंतु उपरोक्त सीमाओं के बावजूद जोनराज के वृत्तांतों का महत्व कम नहीं है, क्योंकि आबिदीन के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त करने का
सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जॉन राज के द्वारा लिखित वृत्तांत ही है। इतिहासकार के रूप में बर्नी दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में बर्नी के दो ग्रंथ तारीख फिरोजशाही तथा फतवाए जहांगीरी का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जहां मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी को समाप्त किया, बर्नी ने अपनी तारीख फिरोजशाही वहीं से आरंभ की है। बर्नी का यह ग्रंथ बलबन के काल से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के काल तक के इतिहास पर प्रकाश डालता है। बर्नी का इतिहास रचना संबंधी आदर्श अलग है। वह इतिहास की रचना को एक धार्मिक कृत्य में शामिल करता है, उसे एक अपराध बोध भी है। वह यह कि उसने तब मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध नहीं किया जब उसने धर्म विरोधी कदम उठाए थे। यही वजह है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक का कट्टर आलोचक मिनहाज उस सिराज के विपरीत बर्नी भारत के इतिहास को मध्य एशिया के इतिहास से पृथक करके देखता है। कहीं कहीं बर्नी का लेखन अत्यधिक रूढ़िवादी तथा हिंदू विरोधी प्रतीत होता है, परंतु बर्नी ने इस आक्रोश को हिंदू कुलीन वर्ग तथा मुस्लिम कुलीन वर्ग के बीच हो रही निरंतर प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझा जा सकता है। यद्यपि बर्नी के इतिहास लेखन में कुछ त्रुटियां भी दृष्टिगत होती हैं। प्रथम, तिथि क्रम के संबंध में वह अत्यधिक लापरवाह है। दूसरे, इसके लेखन में कहीं कहीं अत्यधिक पूर्वाग्रह भी खटकता है। फिर भी वस्तुतः सीमाओं के बावजूद बर्नी का लेखन सल्तनत काल का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। बर्नी के लेखन से न केवल आर्थिक एवं प्रशासनिक बातों की सूचना मिलती है, वरन उसके लेखन में इस काल के बौद्धिक विकास की भी झलक मिलती है। इतिहासकारों के रूप में अमीर खुसरो सल्तनत काल का प्रभावशाली व्यक्ति था, परंतु वह मूलतः एक साहित्यकार है, इतिहासकार नहीं। फिर भी उसके ग्रंथ दिल्ली सल्तनत का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। उसने 7 सुल्तानों का काल देखा तथा अपने ग्रंथों में बुगरा खां के काल से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के काल तक के इतिहास पर प्रकाश डाला है। उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ इस प्रकार हैं: किरान उस सदायन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजायन उल फुतूह, नूह सिप्पिया, तुगलकनामा, एजाज खुसरवी आदि। एक इतिहासकार होने के कारण उनका लेखन अत्यधिक सशक्त है। वह उस काल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर बहुत ही जीवंत चित्रण प्रस्तुत करता है। उसके द्वारा किए गए राजनीतिक घटनाओं का वर्णन भी विश्वसनीय प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए उसने खुसरो शाह एवं गाजी मलिक के बीच होने वाले युद्ध का बहुत ही सजीव चित्र उपस्थित किया है। बर्नी द्वारा वह तिथियों के संबंध में लापरवाह नहीं है। उसका तिथि क्रम अत्यधिक विश्वसनीय है। फिर भी एक इतिहास लेखक के रूप में इसकी कुछ निश्चित सीमाएं हैं। प्रथमतः उसने विषय को स्वतंत्र रूप में नहीं चुना है, बल्कि उसने उन्हीं विषयों पर जिन पर उसे पुस्तक रचने के लिए कहा गया है लिखा है। उसी प्रकार कहीं कहीं उसका लेखन अत्यधिक चाटुकारितापूर्ण लगता है, विशेषकर तब जब उसने अयोग्य सुल्तानों की भी प्रशंसा कर दी है। उसने अपने स्वामी को खुश करने के लिए उसने कुछ महत्वपूर्ण पर अप्रिय प्रसंगों को छोड़ दिया। यथालुद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किया जाना। परंतु उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी अमीर खुसरो का लेखन उस काल के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। एक साहित्यकार के रूप में इसकी अतिरिक्त संवेदनशीलता
ने उसके इतिहास लेखन में नई जान डाल दी है। अमीर खुसरो इंडो इस्लामिक संस्कृति का जीवंत रूप था। इस कथन का टिप्पणी कीजिए। हिंदू एवं इस्लाम के बीच वैचारिक टकराहट ने बरनी जैसे रूढ़िवादी इस्लामी चिंतकों को जन्म दिया, परंतु जन्म दिया तो हिंदुओं तथा इस्लाम के रचनात्मक मेल से अमीर खुसरो जैसे उदारवादी चिंतक को उत्पन्न किए। एक तरह से अगर देखा जाए तो खुसरो ने मुस्लिम अमीर वर्ग के देवीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया है। अगर अब तक तुर्की अमीर वर्ग अपनी विरासत गजनी एवं गौर देश की ओर देखते थे, परंतु अमीर खुसरो ने दिल्ली को अपनी जन्मभूमि की तरह अपना लिया। उसने दिल्ली की प्रशंसा में अनेक गीत लिखे और दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा है। उसके विचार में यह शरणार्थियों का पनाहगार था। एक लेखक के रूप में उसकी अचूक दृष्टि का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आगे फिर दिल्ली की पहचान शरणार्थियों की शरण स्थली के रूप में हुई जब भारत का विभाजन हुआ। एक लेखक के रूप में अमीर खुसरो भारत के समन्वित संस्कृति का जीवंत रूप दिखता है। एक तरफ उसने फारसी भाषा साहित्य का संवर्धन किया, तो दूसरी तरफ भारतीय भाषाओं का भी एक फारसी विद्वान एवं लेखक के रूप में उसने प्रत्येक महत्वपूर्ण सुल्तान के काल में एक रचना लिखी है। वहीं दूसरी तरफ वह खड़ी बोली हिंदी अथवा हिंदवी का जन्मदाता बना है। आगे चलकर हिंदवी को दो शैलियाँ विकसित हुई, हिंदी एवं उर्दू। उर्दू को जुबान दिल्ली और अमीर खुसरो को तूतीए हिंद के नाम से जाना गया। अमीर खुसरो की उपलब्धि साहित्यिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। अमीर खुसरो के बिना भारतीय संगीत का विकास अधूरा रह जाता है। उसे हिंदुस्तानी संगीत का जन्मदाता माना जाता है। उसने भारतीय धुनों को समझा और उन्हें ईरानी धुनों के साथ मिलकर हिंदुस्तानी शैली की आधारशिला रख दी है। इतना ही नहीं, उसने ध्रुपद गायकी का विकास किया है। वह ध्रुपद गायकी हिंदुस्तानी संगीत का आधार स्तंभ बन गए हैं, जिसे आगे तानसेन ने समृद्ध किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो स्वयं समन्वित संस्कृति की उपज था, परंतु साथ ही उसने हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी संस्कृति पर अत्यधिक बल दिया। आगे खुसरो की परंपरा में मीर तथा मिर्ज़ा गालिब से लेकर आधुनिक लेखक शहादत हसन मिंटो तक जुड़ते चले गए। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इसने अफ्रीका के दक्षिणी भाग में अपनी यात्रा आरंभ की थी तथा वह कुस्तुनतुनिया, अलेक्जेंड्रिया, काहिरा, अरब, ईरान, बल्ख और समरकंद तथा हेरात से होते हुए 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद तुगलक की विशेष कृपा उसे प्राप्त हुई तथा वह दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ है। लगभग 3 वर्षों तक वह इस पद पर बना रहा, परंतु आगे उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और फिर मोहम्मद तुगलक ने उसे दंडित किया तथा उसे जेल खाने में डाल दिया। जेल से निकलने के पश्चात वह चीन में राजदूत बनकर भेजा गया, किंतु जहाज दुर्घटना के कारण वह गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सका और फिर वह अपने देश मोरक्को वापस लौट आया। तत्पश्चात उसने अपना महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत किताब उल रहला लिखा। इब्न बतूता का विवरण मोहम्मद तुगलक के काल की राजनीतिक सामाजिक दशा के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इब्न बतूता ने लगभग सभी समकालीन राजनीतिक घटनाओं पर अपनी टिप्पणी दी है। इस विवरण में मोहम्मद तुगलक की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रकाश पड़ता है। फिर भी अध्ययन के स्रोत के रूप में इब्न बतूता के विवरण की अपनी सीमाएं हैं। एक विदेशी यात्री की तरह वह घटनाओं के ऊपरी स्तर पर ही ज्ञान कराता है। उसी प्रकार उसका विवरण
मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध एक गहरी द्वेष भावना से ग्रस्त है। जगह जगह पर उसका पूर्वाग्रह उभर कर आता है, परंतु उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी इब्न बतूता का विवरण सल्तनत काल के अध्ययन के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता रहा था। क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास भारतीय इतिहास की पतनशील अवस्था दर्शाता है? परंपरागत इतिहास लेखन में ऐसा माना जाता था कि मध्यकालीन इतिहास का एक प्रगतिहीन चरण का घोतक है, तथा प्रायः उसकी तुलना आधुनिक भारत के इतिहास लेखन से की जाती है। आधुनिक भारत के इतिहास को आर्थिक प्रगति और बौद्धिक विकास का काल करार दिया जाता है, किंतु उपयुक्त तथ्यों को स्वीकार करना कठिन है। आदतन शोधों के उपयुक्त अवधारणा को चुनौती दी तथा ऐसा माना जाने लगा है कि मध्यकालीन भारत में एक प्रकार की प्रगति और विकास को दर्शाता है, किंतु इसे समझने की ज़रूरत है। हम विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें रेखांकित कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में इस काल में कृषि एवं सिंचाई की तकनीकी में विकास देखा गया है। मध्यकाल में कई नवीन प्रकार की फसलों का प्रचलन आरंभ हुआ है। तुर्कों के द्वारा शिल्प के क्षेत्र में नई तकनीकी को प्रोत्साहन दिया गया है। फिर भी इस काल में तीसरे नगरीकरण का आरंभ एवं विकास हो देखा गया है। सामाजिक क्षेत्र में इस काल में एक बड़ी जनसंख्या क्रमशः जनसंख्या के रूप में शामिल हुए हैं। उसी प्रकार भारतीय समाज के अंतर्गत देशी एवं विदेशी तत्वों का सामंजस्य हुआ तथा भारत में एक सामासिक संस्कृति का विकास हुआ। संस्कृति, साहित्य एवं कला के विभिन्न रूपों के विकास की दृष्टि से भी इसे हम प्रगति के काल करार दे सकते हैं। अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनी के समय के साथ भारत आया था।